89 स्वदेश पर आप देख रहे हैं मार्केट के महारथी और बाजार में लगातार दूसरे दिन हम तेज गिरावट देख रहे हैं। आज शुक्रवार का सत्र है और बाजार में आईटी शेयरों में फिर से हम देखने की कोहराम मचा हुआ है। इन्फोसिस 6% टूट गया, कल भी भारी गिरावट आई थी लगभग इतनी ही। और इसके अलावा टीसीएस की बात करें, एसीएल टेक की बात करें तो यहाँ पर भी लगभग 5% गिरावट है। विप्रो करीब 4% नीचे कारोबार कर रहा है। तो आईटी ने पूरा का पूरा माहौल खराब किया है और उसका इंपैक्ट हम देख रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट में भी कहीं ना कहीं स्पिल ओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक कल रिलेटिवली बेहतर था निफ्टी के मुकाबले, लेकिन आज निफ्टी बैंक में भी गिरावट बढ़ी है और 60,500 के नीचे आ गया है निफ्टी बैंक। अगर आप ब्रॉडर मार्केट को देखेंगे तो 400 शेयर तेजी वाले हैं, लेकिन 2300 से ज्यादा यानी लगभग 1:6 का रेशियो है एडवांसेस का और डिक्लाइंस का। और बाजार में मुश्किलें हम बढ़ती हुई देख रहे हैं। सिर्फ 5 शेयर निफ्टी में ऐसे हैं जहां पर आप तेजी देखेंगे। 45 शेयर इस वक्त गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो बाजार ने तो कई सारी कोर्स करेक्शन कर ली है। ट्रेड डील हो गई यू के साथ, अमेरिका के साथ, एफआईज की बाइंग भी हो रही है। हमारे मैक्रो पिक्चर भी निश्चित तौर पर अच्छी है और अर्निंग सीजन भी जो अब मतलब निफ्टी के सारे नतीजे आ गए हैं। ज्यादातर नतीजे जो आए हैं या तो अनुमान के मुताबिक आए हैं या फिर अनुमान से बेहतर आए हैं। तो ये सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन आईटी एक ऐसा फैक्टर है जो बड़ा वेटेज कमांड करता है विद इन निफ्टी और एफआईज के फ्लोज के भी लिहाज से वहां पर हम निश्चित तौर पर पेन देख रहे हैं। तो बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या आईटी शेयर अगर आपके पास हैं तो आपको बेच कर निकल जाना चाहिए, किसी और ग्रोथ वाले स्थिरता वाले सेक्टर पर फोकस करना चाहिए? ये जरा समझने की कोशिश करते हैं और एक बड़े मेहमान को जोड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं इक्वानिमिटी वेंचर्स एलएलपी के मैनेजिंग पार्टनर राजेश सहगल। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 89 स्वदेश पर। राजेश भाई, माहौल बहुत खराब है और आईटी को लेकर इतना नेगेटिव माहौल मैंने मतलब पिछले 1-1.5 दशक में कभी देखा नहीं। ग्रोथ तो कम हो रही थी, ये बात चलिए ठीक है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने 5% की रेवेन्यू ग्रोथ देखी, लेकिन ये तो मामला ही बड़ा उल्टा हो रहा है। आप कैसे रीड कर रहे हैं सर? क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारे लोग आपको फोन करके मैसेज करके पूछ रहे होंगे आईटी के बारे में। नहीं, अभिषेक जी शुक्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखिए, आईटी सेक्टर के बारे में अगर बात करें तो एक भारतीय मार्केट के लिए, भारतीय इकोनॉमी के लिए आईटी सेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है पिछले 2-3 दशक से। इस जंक्चर पर जो जहां पर अब आईटी है, और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ग्लोबली हम देख रहे हैं, विश्व भर में हमें ये दिख रहा है कि जो करेंसीज हैं वो थोड़ी वीक हो रही है और इंडियन करेंसी, भारतीय करेंसी तो बहुत ज्यादा ही वीक चल रही है। ये जो वीक करेंसीज हैं ये आईटी कंपनीज के लिए यही माना जाता था कि बहुत अच्छी हैं, बिकॉज रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, रूपी में जब आप कन्वर्ट करते हो तो आपको ग्रोथ दिखती है। और वो इस क्वार्टर में भी हुआ है और आई थिंक जब तक रूपी वीक रहेगा आईटी सेक्टर को सपोर्ट मिलता रहेगा। आई थिंक आईटी सेक्टर का जो बेसिक इशू है वो ये है कि जो बेसिक प्रॉब्लम है वो है कि ग्लोबल टेक सेंटिमेंट जो है वो बहुत ही शेकी है। अभी आप अपने इंडियन मार्केट्स की बात कर रहे हैं, हमारे लोकल भारतीय मार्केट की, बट आप अगर अमेरिकन मार्केट्स भी देखें और दूसरी इकोनॉमीज में भी देखें तो जो आईटी कंपनीज है, टेक्नोलॉजी कंपनीज जिसे कहा जाता है, आई थिंक टेक सेक्टर में बहुत ज्यादा ही खलबली मची हुई है। न्यू टेक्नोलॉजीज जो आई हैं वो वर्कफोर्स को, जो वर्क प्रोसेसेस हैं, इन सब पे बहुत ही उनका भारी प्रभाव रहा है। और ये सिर्फ शुरुआत है। ये जो न्यू टेक्नोलॉजीज आई हैं इनका प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। कितना, कैसे इसका इम्पैक्ट रिजल्ट्स पर आएगा, कैसे इसका इम्पैक्ट बिजनेसेस पर आएगा, किन कंपनीज, कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जिन पे इनका प्रभाव बहुत ही नेगेटिव होगा, बट ऐसी भी कंपनीज होंगी और इंडियन मार्केट्स में भी ऐसी कंपनी होंगी जिनमें ये न्यू टेक्नोलॉजीज का प्रभाव बहुत ही पॉजिटिव होगा। तो एनालिस्ट जो हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हमारे, तुम्हारे जैसे जो सब हैं, अपने दर्शकों जैसे, हमें ये पता करना है कि ऐसी कौन सी आईटी कंपनीज हैं जो इन सेक्टर्स पर फोकस करके ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए, बड़े बड़े क्लाइंट्स के लिए विश्व भर में एग्जीक्यूट कर रही हैं प्रोजेक्ट्स। जैसे कि मानिए चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी आजकल बहुत बात हो रही है। तो ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो बड़ी बड़ी ग्लोबल कॉर्पोरेट्स के लिए ये टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर रही हैं? आई थिंक ये हमें देखना होगा। जैसे कि मैंने कहा, बोलना बहुत आसान है, बट ये बहुत शुरुआत का समय है। इसको इस पूरी चीज को प्ले करते करते साल, 1.5 साल, 2 साल लग सकते हैं। तो तब तक आईटी सर्विसेज में ये ऊपर नीचे का चलता रहेगा मूवमेंट। नहीं, ऊपर नीचे का ये मूवमेंट चलता रहेगा और कुछ चीज़ें और नेगेटिव हो रही हैं राजेश जी। जैसे कि भारत का ना डोमिनेंस था
सॉफ्टवेयर सर्विसेज में, लेकिन हम देख रहे हैं कि फिलीपींस जैसे देश या फिर वियतनाम जैसे देश भी अब धीरे धीरे भारत को कंपटीशन दे रहे हैं। तो एक चिंता तो वहां से भी उभर के आ रही है। आईटी को अगर मान लीजिए छोड़ देते हैं, एक्सक्लूडिंग आईटी, क्या आपको मार्केट ठीक लग रहा है? देखिए, मार्केट एक ऐसे जंक्चर पर है अभी जो बहुत सरल नहीं है। आई थिंक मार्केट हमेशा ऐसे जंक्चर पर रहता है जो सरल नहीं है, बट अभी अभी जो मार्केट की दिशा है और दशा है, वो ये है कि जो फरवरी का महीना रहा है वो मार्केट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। अब देखिए, 15 दिन भी नहीं हुआ, आज 13th है, 13 दिन हुए हैं फरवरी के। इसमें तीन बहुत ही बड़े चेंजेस हुए हैं और बड़े अनाउंसमेंट्स हुए हैं। एक तो जैसे कि आपने अभी इंट्रोडक्शन में कहा कि जो भारत यूएस या भारत यूके की जो ट्रेड डील्स हैं वो साइन हो गई हैं। और इसका बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव रहा है, बिकॉज़ जो 50% ड्यूटी यूएस ने लगाई थी वो भी 18%, करीबन 18% ओवरऑल हो गई है। दूसरा ये महत्वपूर्ण हुआ है इस 12-13 दिनों में कि यूनियन बजट आया है। बजट में भी आपने देखा कैसे मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी बढ़ गई थी। बट 3-4 दिन बाद जो जब लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि जो कैपेक्स गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है, जो 12 लाख करोड़ का एक बजट बनाया है कि इसमें हम सेमीकंडक्टर्स, डिफेंस, बायोफार्मा शक्ति, ऐसे ये सब इनिशिएटिव जो न्यू लॉन्ग टर्म के लिए हैं। तो इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, इस पे काफ़ी पॉजिटिव स्पिन रहेगा। और जो तीसरी पॉलिसी इनिशिएटिव आई है इन्हीं 12-13 दिनों में, वो है आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी आई। और उसमें भी आरबीआई ने अपना जो स्टैंस है, जो कि एकदम नरम, थोड़ा नरम का दिशा में स्टैंस जो है, उसको मेंटेन करके रखा हुआ है। अ, जो खाने की प्राइसेस हैं, फूड प्राइसेस जो वो इन्फ्लेशन के नंबर में जाती हैं, वो थोड़ी अभी भी ऊपर हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप इन्फ्लेशन देखें, दरों में अगर इंक्रीज देखें, तो वो 4% के आसपास लगभग जो आरबीआई का टारगेट है वहीं पर है। तो ये भारत में जो पिछले 12-13 दिनों में 3 चीज़ें हुई हैं। अब यही अगर आप ग्लोबल फैक्टर्स को देख लें, तो उसमें भी 2-3 ऐसे बड़े चेंजेस हम देख रहे हैं, जिसके बारे में हमें सतर्क रहना चाहिए। आई थिंक पहला ये है कि जो फेड रिज़र्व का रेट है, वो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो हम बोलते हैं कि एफआईआई नहीं आ रहे हैं, एफआईआई पैसा ले जा रहे हैं मार्केट से, पिछले 1 डेढ़ साल से हम ये देख रहे हैं मूवमेंट। तो ये जो एफआईआई है, ऐसे हर तरह के एफआईआई होते हैं, सब एफआईआई एक जैसे नहीं सोचते, बट ब्रॉडली अगर आप देखें, तो एफआईआई ये देखते हैं कि यूएस में क्या इंटरेस्ट रेट है, इंडिया में क्या इंटरेस्ट रेट है, उसमें क्या डिफरेंस है, और वो डिफरेंस एक मानो सिग्नल के जैसे रीड किया जाता है। तो अगर यूएस के इंटरेस्ट रेट्स यहीं पर रहे और भारतीय रेट्स अगर कम हुए, तो यहाँ पर एक और आउटफ्लो होने की संभावना है। बट अगर यूएस ने अपने दर जो है वो अगर कम करने शुरू किए, तो आई थिंक एक बहुत बड़ा केस बनता है एफआईआई इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आने के लिए। बट इसमें जो दूसरा एंगल है एफआईआई इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, जो हम हमेशा वॉच करते रहते हैं, वो है चाइना की इकोनॉमिक रिकवरी। हाल ही में हमने देखा था एक 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 दौर चला था जहाँ की पैसा इंडिया से निकल के, भारत से निकल के चाइना जा रहा था। तो आई थिंक ये जो रोटेशन है, ये चाइना की इकोनॉमिक रिकवरी पे डिपेंड होता है, और इंडियन इन्वेस्टर्स जो हम लोग हैं, हम लोगों को ये एक फैक्टर बहुत करीबी से देखना होता है। और तीसरा जो फैक्टर है जो हर साइकिल में इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट करता है, वो ऑयल प्राइसेस हैं। तेल के दर, बिकॉज़ हमारे इकोनॉमी में करीबन 85% तेल इम्पोर्ट होता है, तो उसकी जो प्राइसेस हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। और वो मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि जो मिडल ईस्ट में अभी ये टेंशन चल रहे हैं, जो ईरान वगैरह काफ़ी हलचल मचा हुआ है मिडल ईस्ट में। आई थिंक उसकी वजह से अगर ऑयल प्राइसेस, तेल के भाव अगर बढ़ने शुरू हुए, तो वो भी हमारे मार्केट के लिए नेगेटिव रहेंगे। बट आई थिंक ये ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछें, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अ, सिलेक्टिव सेक्टर्स में दिख रही हैं, सिलेक्टिव स्टॉक्स में दिख रही हैं, जो पिछले हमने 3 सितंबर 24 के पहले से जो 3 साल 4 साल थे, उसमें हमने ये देखा कि जब एक ये लहर आती है तो सब कुछ बढ़ जाता है। बट आई थिंक तब से लेकर अब तक, और अभी जो ये पिछले फरवरी के 12-13 दिन जो हुए हैं, इसमें बहुत क्लियर हो गया है कि ये स्टॉक पिकर मार्केट रहेगा। इसमें आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें अर्निंग्स ग्रोथ क्या है, उसमें प्रॉफिट का क्या अनाउंसमेंट किया है कंपनी ने। गवर्नमेंट ने तो केपेक्स की बात कर ली है कि हम इन्वेस्ट करेंगे इकोनॉमी में। क्या प्राइवेट सेक्टर उस केपेक्स को सपोर्ट करता है, और कौन सी कंपनीज वो उस केपेक्स को सपोर्ट कर रही है। आई थिंक ये फैक्टर्स होंगे जो अगले 3-6 महीने का आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपको फर्म करने के लिए मदद करेंगे।
तो राजेश जी, शुभ काम में फिर देरी नहीं करते हैं, जरा बता दीजिए आपकी वो कौन से सेक्टर हैं जो आपको अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भारतीय बाजार बाजार के लिए अच्छी हो गई हैं। हमारे मैक्रोज अच्छे हैं, वैल्यूएशन गैप जो एशियन पीयर या फिर अमेरिका के साथ था वो भी काफ़ी हद तक ब्रिज हो गया है, एफआईज भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर अब कौन से सेक्टर्स को लेकर बुलिश होना है? देखिए, अ, 3 सेक्टर्स ध्यान में आते हैं जिसमें हमें बुलिश रह सकते हैं हम। अगेन, जब मैं सेक्टर की बात कर रहा हूँ तो उसमें जो स्टॉक रिसर्च है वो हर निवेशक को अपना करना है कि विद इन वो सेक्टर कौन से वो कौन सी कंपनीज है, वो कौन से स्टॉक्स है जिसमें ज़्यादा सपोर्ट आएगा। बट सेक्टर की अगर आप बात करें तो 3 सेक्टर्स हैं। एक तो है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जैसे कि आप मान लीजिए टेक्सटाइल्स है, केमिकल कंपनीज हैं, जिनको ये यूएस इंडिया ट्रेड पैक्ट और यूएस यूरोप और यूएस यूके ट्रेड पैक्ट से काफ़ी सपोर्ट मिला है, क्योंकि टैरिफ जो है, दर जो है वो कम हो गए हैं। तो एक वो सेक्टर है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड, जैसे कि अभी हमने बात की कि इस बजट में बहुत ही अच्छा एलोकेशन दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्नमेंट ने, और शायद कि प्राइवेट सेक्टर भी उन्हें मैच करेगा। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज हैं, उसमें स्पेशली अगेन 3 चीज़ें आप देखें, रेलवेज़, रोड्स और ग्रीन हाइड्रोजन, ये 3 सेक्टर जो हैं, इसमें जो कंपनीज काम कर रही हैं, आई थिंक उन कंपनीज को बहुत ही इसमें इसमें फ़ायदा होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स दूसरा सेक्टर है। और तीसरा सेक्टर है बैंकिंग, मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, आई थिंक इंडिया में अगर जो ग्रोथ होनी है, इकोनॉमी अगर ग्रो करेगी, तो बैंकिंग ज़रूर ग्रो करेगा। और जो पिछले साल 125 बेसिस पॉइंट जो इंटरेस्ट रेट में कटौती की थी आरबीआई ने, आई थिंक उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है, वो इकोनॉमी में ट्रिकल डाउन होने के लिए समय लगता है। बट अभी हम देखेंगे और देख रहे हैं, जैसे कि आपने एसबीआई के रिजल्ट देखे, अभी हम देख रहे हैं कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है बैंक्स के, वो बढ़ रहे हैं। क्रेडिट ग्रोथ जो है वो ग्रो हो रही है, क्रेडिट जो है वो ग्रो हो रहा है। तो ये 3 सेक्टर हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं, और तीसरी बैंकिंग कंपनीज हैं। इनमें हमारा ध्यान पॉजिटिव रहा है। राजेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे मैं लेना चाहूँगा। देखिए, कोविड के बाद ना दुनिया को देखने का नज़रिया थोड़ा सा बदल गया, और मैं भी उसी जमात का हिस्सा हूँ जो देखते हैं कि अच्छा, प्री कोविड क्या था, पोस्ट कोविड क्या है। तो पोस्ट कोविड हमने देखा कि नए निवेशक भी आए जिनकी माइंडसेट बिल्कुल अलग थी। नए एसेट क्लास उन्होंने प्रेफर किए। हमने देखा कि वो इंटरनेशनल एक्सपोजर लेने लगे, क्रिप्टोज पर बहुत बुलिश हुए, नए सेक्टर्स इमर्ज हुए, ईवी हो गया, सोलार हो गया, प्लेटफॉर्म वाली कंपनीज हो गई जहां पर ग्रोथ ज़्यादा मिली। तो और उनकी जो एस्पिरेशन है वो कहीं ज़्यादा हाई हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कोई नया एसेट क्लास, कोई नया सेक्टर जो इमर्जिंग हो, कहां पर आप दांव लगाने की सलाह देंगे? है सर, है। ऐसे लोगों के, देखिए आपने सही कहा कि प्री कोविड और पोस्ट कोविड दुनिया बहुत ही अलग है, बहुत बदलाव आया है। आप देखें तो कोविड के पहले, हमने एक बार पहले भी इस पे चर्चा की है आपके साथ। कोविड के पहले एक रफली 3 करोड़ डीमैट अकाउंट थे भारत में। कोविड के बाद से अभी तक अगर आप देखें तो एक 20-22 करोड़ डीमैट अकाउंट हो गए। तो ये जो 18 करोड़ लोग नए डीमैट अकाउंट नए खुले हैं, तो ऐसे माना जाए कि 18 करोड़ नए निवेशक मार्केट में आए हैं। आई थिंक ये मार्केट में पहली बार इन्होंने एंट्री ली है, और पहली बार इनको एक्सपीरियंस हुआ है इन्वेस्टमेंट का। और आई थिंक पिछले 1.5 साल में उनको पहली बार ये एहसास हुआ है कि मार्केट नीचे भी आता है। क्योंकि पहले 2-3 साल तो सबको लग रहा था कि मार्केट एक ही दिशा में जाता है, बट ऐसा नहीं है, मार्केट नीचे भी आता है, साइकिल है। आई थिंक इन लोगों के लिए जो न्यू सेक्टर है, और मैं ये मजाक में नहीं कह रहा, इन लोगों के जो न्यू सेक्टर है वो हमारे लिए पुराने सेक्टर्स हैं। तो आई थिंक इन लोगों को, न्यू जो इन्वेस्टर्स हैं, इनको बैंकिंग को देखना होगा, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना होगा, अगर उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए एक पोर्टफोलियो बनाना है तो। बाकी जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए मेरे पास कोई सलाह नहीं है। ना मैं ट्रेडिंग करना जानता हूँ ना मैं सलाह दे सकता हूँ। बट इन्वेस्टमेंट्स के लिए मेरी ये सलाह रहेगी कि जो स्टेबल इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं सेक्टर्स, इन सेक्टर्स पे आप फोकस करिए। और इन सेक्टर्स के अंदर भी उन कंपनीज पे फोकस करिए जो प्रॉफिटेबल है, जिसमें अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है, रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है। बिकॉज अभी का जो माहौल चल रहा है मार्केट में, वो नई चीजों को ढूंढने का माहौल नहीं है, वो स्टेबिलिटी का माहौल है। रिजर्व बैंक की पॉलिसी भी अगर आप देखें तो स्टेबिलिटी की तरफ ज्यादा लीन कर रही है। ग्लोबली अगर हम ये ट्रेड डील्स के बारे में जो हमने बात की है, ये सब स्टेबिलिटी की तरफ के मूव्स हैं। क्योंकि दुनिया भर में बहुत इंस्टेबिलिटी फैली हुई है। वो सेक्टर्स, वो कंपनीज जो ये इंस्टेबिलिटी से दूर जाकर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, आई थिंक ये इन कंपनीज का, इन सेक्टर्स का अगला 1.5-2 साल रहेगा। ठीक है, ठीक है राजेश जी, बिल्कुल आपने वैलिड पॉइंट यहाँ पर उठाए। और हमने देखा है कि जो ट्रेडर्स होते हैं ना, उनका बिहेवियर बड़ा विचित्र होता है।
जब तेजी का मार्केट होता है तो सुनते भी नहीं कि अच्छा ये फंड मैनेजर क्या बोल रहे हैं, ये बड़े एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं। लेकिन जब मंदी का बाजार हो, बाजार में थोड़ी सी चिंता है ना, फिर बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आपको वो सब लोग सुने जो ट्रेडिंग भी करते हैं और जी, जी। निवेश को लेकर भी थोड़ा सा गंभीर हो और अपना उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो प्लान करें। थैंक यू सो मच राजेश जी, आज आपने समय निकाला शुक्रिया जी। और तमाम जो है मुद्दे हैं बाजार में जो इस वक्त खड़े हैं उस पर आपने अपने विचार हमसे शेयर किए। शुक्रिया चलिए जी। शो को यहीं नाइस पर टॉकिंग फिलहाल टू समाप्त करेंगे। बाजार में हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से बिल्कुल कोई खास रिकवरी के संकेत नहीं है। निफ्टी जो है लगभग 260 अंक नीचे है। निफ्टी बैंक की बात करें तो गिरावट बढ़ के हो गई है 325 अंकों की और सिर्फ 5 शेयर निफ्टी में ऐसे हैं जहां पर हम तेजी देख रहे हैं और कोई भी शेयर 1% से ज्यादा की तेजी नहीं दिखा रहा है। बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक लगभग आधे परसेंट ऊपर आज आपको नजर आएंगे, लेकिन आईटी शेयरों ने पूरा का पूरा कोहराम मचा के रखा है और बाजार में आज हो रहा है ब्लैक फ्राइडे। एक छोटा सा ब्रेक। मिड कैप स्मॉल कैप में कार्निज आज ज्यादा है, उनकी हम चर्चा करेंगे मिड कैप मसाला में।